एमफी म्यूचुअल फंड्स की जो एसोसिएशन है उनकी वाइस चेयरपर्सन राधिका गुप्ता जी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही हैं शामिल। राधिका जी, स्वागत है आपका। बताएं सबसे पहले कैसा लगा बजट, क्या अच्छा क्या खराब? आई थिंक ऑन विद द एक्सेप्शन ऑफ वन और टू आइटम्स जिसकी आई एम श्योर हम बात करेंगे, काफी ठीक ठाक बजट था। अगर आप इंडिया के मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इकोनॉमी के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत अच्छा बजट था। देखिए, समस्या क्या थी, पिछले कुछ सालों से फिस्कल डेफिसिट तो अच्छा मैनेज हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, लेकिन इस इलेक्शन के कारण और स्लोइंग कंजम्पशन के कारण अब एक नीड थी कि आप मिडिल क्लास के लिए कुछ करें, कि आप कंजम्पशन के लिए कुछ करें, और सबसे ज्यादा आप जॉब्स पे फोकस करें, क्योंकि जो हमारी डेमोग्राफिक्स हैं, जहां इतने यंग लोग हैं, उनको रोजगार तो चाहिए। तो आई थिंक वो प्रॉब्लम्स तो आपने एड्रेस करी। फिस्कल डेफिसिट आपका 4.9% नंबर बहुत अच्छा नंबर है, अगले साल का 4.5 भी बहुत अच्छा नंबर है। कैपेक्स पे भी आपने वही किया, एंड इट इज अ जॉब्स फोकस्ड बजट। आपने जॉब्स पे एक्चुअली और स्किलिंग पे बहुत फोकस डाला है, बहुत काम किया है, चाहे वो इंटर्नशिप्स हो, चाहे वो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय के लिए इंसेंटिव्स हो। तो फ्रॉम अ मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू अनिल जी, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा बजट है। जो स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा आज रिएक्शन आ रहा है, वो भी बहुत सिवियर नहीं है। वो सिर्फ मुझे लगता है कि इक्विटी पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। तो बिल्कुल थोड़ा सा कैपिटल गेन टैक्स जो वित्त मंत्री जी ने कहा कि वो रैशनलाइज करना चाहते हैं सारी एसेट क्लास में, तो क्या आपको लगता है कि ये करने के बाद सारी एसेट क्लास एट पार है, चाहे मैं इक्विटी में पैसा लगाऊं, डेट में लगाऊं, गोल्ड सिल्वर में लगाऊं या रियल एस्टेट में लगाऊं, टैक्सेशन के एंगल से मैं एट पार हूं? देखिए, एट पार नहीं हो, लेकिन सिंप्लीफाई बहुत कर दिया है। पहले आपके पास क्या था, किसी का लॉन्ग टर्म, किसी का शॉर्ट टर्म, एक कहीं इंडेक्सेशन था। तो अब सबसे पहले तो इंडेक्सेशन चला गया है, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स में 3-4 तरह के टैक्स थे। अब डेट आपका वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो वो तो फुल टैक्सेशन रहा है। आई मीन, आई डोंट लाइक दैट, बट वो रियलिटी है। इक्विटी और ये सारी चीजें या तो शॉर्ट टर्म है, और सबका लॉन्ग टर्म टैक्स उन्होंने 12.5% कर दिया है। तो आप कोई भी कैपिटल एसेट हो, चाहे आप गोल्ड हो, चाहे आप प्रॉपर्टी हो, चाहे आप इक्विटी हो, आपका लॉन्ग टर्म टैक्स 12.5% है। इक्विटी के लिए वो 1 साल का लॉन्ग टर्म पीरियड है, बाकी चीजों के लिए 2 साल का है। सो सिंप्लीफाई तो कर दिया है। ये नहीं है, अभी भी निवेश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी प्रेफरेबल है, क्योंकि इक्विटी का टैक्स 12.5% है, डेट का मार्जिनल है, एफडी का मार्जिनल है, तो वो क्लैरिटी इन्होंने रखी है। आते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि क्या वाकई में इक्विटी में जो अनाप शनाप फ्लोज आ रहे थे हमारे लोकल म्यूचुअल फंड्स में भी, आप ही की तरह आपके फंड्स में भी, और दूसरा डायरेक्टली भी जो इन्वेस्टर्स आ रहे थे, नो डाउट एफएनओ में जो ट्रेडिंग और ऑप्शंस वगैरह उस पर तो लगाम लगेगा, लगना भी चाहिए, लेकिन क्या इन पैसे पे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, फ्लोज कम होंगे आपके? ना, मेरे हिसाब से 10 से 12% टैक्स करने से फ्लोज नहीं करना कम होने वाले, बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आप तब देते हैं जब आप कैपिटल गेन्स कमाते हैं। एंड आई थिंक कैपिटल गेन्स, द फैक्ट कि इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी रहेगी, तो इक्विटी मार्केट्स विल गिव रिटर्न। आपने अब ये अनाप शनाप फ्लोज का भी जिक्र किया, आई थिंक ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बनाया है। जो पैसा लॉन्ग ओनली स्टॉक्स में आता है, जो पैसा म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिए आता है, वो तो बहुत प्रोडक्टिव एसेट है, वो तो कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसका तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी में। हाँ, जो पैसा एफएनओ में आता है वो प्रॉब्लमेटिक पैसा है, क्योंकि इंडिविजुअल स्पेक्यूलेट करता है, उससे कोई प्रोडक्टिव कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होती, और आदमी पैसे गवा सकता है। उस पर थोड़ी सी लगाम यहाँ लगी है, लेकिन मेरे हिसाब से इनफ लगाम नहीं लगी, सेबी को और बहुत कुछ करना पड़ेगा। आई थिंक आपने जिक्र किया कि वीकली एक्सपायरी हटा दो, बट आई डोंट थिंक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे कोई फर्क पड़ेगा। तो चलिए, ये एक जरूर बड़ा मुद्दा है जिस पर वित्त मंत्री जी ने इस बार टैक्सेशन में बदलाव किए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वैसे ग्रोथ के लिहाज से बजट अच्छा है। कहाँ से आपको लगता है कि बजट इकोनॉमी में बड़ी ग्रोथ पैदा कर पाएगा? क्या बड़े बूस्टर्स होंगे? अरे, सबसे बड़ा बूस्टर अनिल जी जॉब्स है। 70% आपकी डेमोग्राफिक युवा लोगों की है। और अगर आप कैंप में, तो बहुत युवा लोगों से बात करती हूँ, शार्क टैंक एंड अदर थिंग्स, अगर आप जाके उनसे बात करें तो रोजगारी का इशू है। बड़े बड़े कैंपसेस पे भी अभी प्लेसमेंट्स का स्ट्रगल है। ये जो इन्होंने 5,000 रुपए इंटर्नशिप का क्रिएट किया है, विदेशों में तो इंटर्नशिप एक बहुत अच्छा स्किलिंग का जरिया है, तो मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को भी थोड़ा सा जो इन्होंने बूस्ट दिया है, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। दूसरा, जो लेबर इंटेंसिव हमारी इंडस्ट्रीज हैं,
जहां चाइना ने एक्चुअली जगह वेकेट कर दी। अगर आप देखें तो चाइना अभी बैटरीज, ईवी ऐसी चीजों पे फोकस कर रहा है जो बहुत लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, लोअर एंड मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल्स, उसमें भी बजट का काफी बूस्ट है। टूरिज्म जैसी इंडस्ट्री जो कि अगेन एक बहुत लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इस पे काफी बूस्ट है। तो आई थिंक सरकार के दो स्टेटमेंट्स हैं, एक तो हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, इनको सॉफ्ट देना चाहते हैं, दूसरा हम एम्प्लॉयमेंट को हेड ऑन चैलेंज करना चाहते हैं, क्योंकि फाइनली आपकी इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है कि कंजम्पशन पिकअप नहीं हो रहा। कंजम्पशन कैसे पिकअप होगा? जब लोगों के पास रोजगार होगा, लोगों के पास नौकरियां होंगी, तभी वो जाके खर्च करेंगे। एंड तीसरा, थोड़ा सा इनकम टैक्स में ट्वीक किया है टू गिव पीपल लिटिल रिलीफ एट दैट एंड। बात है ये जॉब क्रिएशन वाला मामला काफ़ी बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, जिसकी वजह से बड़ा फायदा होगा। गोल्ड पर जिस तरह से ड्यूटी घटाई गई है, क्या आपको लगता है कि गोल्ड में निवेश बढ़ेगा और ये कुछ हद तक इक्विटी से गोल्ड में पैसा भी जा सकता है? एक तो देखिए, गोल्ड एफओएफ वगैरह की थोड़ी सी टैक्सेशन भी बेटर हो गई है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के तौर पे पहले अगर आप जैसे गोल्ड इंडेक्स फंड वगैरह करते थे तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, अब वो इसका लॉन्ग टर्म हो गया है। एंड आई थिंक गोल्ड तो इंडिया में पॉपुलर रहा है, तो आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि बढ़ेगा, लेकिन घटेगा तो नहीं। आई थिंक गोल्ड तो रहेगा इंडिया के एसेट एलोकेशन पाए में। ठीक बात है। तो ये बड़े बदलाव होते दिख रहे हैं। अब आइए बाजार के आगे की डायरेक्शन पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। इलेक्शन भी निकल गया, बजट भी निकल गया, व्हाट नेक्स्ट? अब क्या फिर से हम वही तेजी, वही लाइफ हाई उसी तरह से बढ़ेंगे, या आप थोड़ा आराम करेंगे, टाइम पास करेंगे नया मूव बनाने के पहले? मतलब कैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरीके से कैसे देख रही हैं आप बाजार को? आई थिंक शॉर्ट टर्म में तो जो आपके आप बड़े इवेंट्स हैं, वो बड़ा ग्लोबल इवेंट आपका यूएस इलेक्शन है, और आप उसमें देख रहे हैं वहां भी काफी वॉलेटिलिटी है, ऑल्दो आई थिंक हवा ट्रम्प की तरफ जाती आ रही है। आई थिंक अगर मीडियम से लॉन्ग टर्म में देखें तो बाजार अर्निंग्स से क्यों लेगा, और वो वही हम देख रहे हैं। ब्रॉडली अगर आप अर्निंग सीजन देखें तो काफी ठीक ठाक रहा है। आईटी जैसे सेक्टर में जहां लोगों को बहुत नेगेटिव कंसेंसस था, वहां भी लग रहा है कि यार ये इंटरेस्ट रेट तो गिर जाएंगे, ऑर्डर बुक शुरू हो गई है, ऑर्डर्स प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। तो इवन आईटी में आपको थोड़ा सा टर्न अराउंड दिख रहा है। थिंक बैंकिंग में आपको स्लोअर डिपॉजिट ग्रोथ दिख रही है। ऑन द होल आई थिंक मार्केट अर्निंग से जाके क्यों लेगा। ये जरूर है कि कुछ सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट थोड़े से महंगे हो गए हैं, थोड़े से ओवरहीट हो गए हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स का अगर आप देखें, 31 का मल्टीपल हो गया है। लार्ज और मिड कैप अभी भी फिर भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जहां ओवर हीटिंग है वहां पोटेंशियल कूल डाउन होने की जगह है। राधिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से बताने के लिए बजट के डायरेक्शन के बारे में और टैक्सेशन के बदले हुए नियमों का क्या असर पड़ेगा बाजार पर और नए निवेश पर। तो ये राधिका गुप्ता जी, एडरवाइज म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ बताती हुई। बिल्कुल। और इस समय बाजार पर प्रेशर तो बना हुआ